पंजाब में इस वक्त अटकलों का बाजार गर्म है। क्या भाजपा और अकाली दल अलायंस कर सकते हैं? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, काफी समय से ये चर्चा रही है और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बिल्कुल सर पर हैं, क्या मानना है आपका? देखिए, आपको पूरे इसको एक प्रक्षेप में देखना पड़ेगा कि जब से ये गठबंधन टूटा है या जब से 2022 का असेंबली चुनाव पंजाब का हुआ है, तभी से ये बात बहुत स्तर पे इसको डिनाई भी किया गया है। लोगों ने, हर किस्म के लीडर्स ने, सेंट्रल लीडर्स ने मना भी किया है कि नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। परंतु कुछ तो है कि ये बात आज भी, ये चिंगारी आज भी सुलग रही है। तो इसका मतलब है लोगों के अंदर इस किस्म की भावना है। परंतु बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष के तौर पे मैं कुछ कहूं उससे पहले, आप भी आज देखा होगा, आज ही के पेपर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब का बयान इस पे लगा हुआ है। ये एक समझौता जो था जिसमें से खुद अकाली इस गठबंधन को तोड़ के बाहर गए थे और आगे इस पे अभी कोई किस्म का फैसला भी हुआ नहीं है। सो मैं समझता हूं इसमें हर किस्म की संभावनाओं के लिए खुला है ये, इस पे क्या कहा जाए नहीं कहा जाए। और वैसे भी ये फैसला चंडीगढ़ में बैठ के नहीं होगा, ये फैसला दिल्ली में प्रधानमंत्री स्तर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी बैठ के इस मसले पे जो भी फैसला लेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि मामला कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग पे अटका है, कहीं ना कहीं, क्योंकि 13 सीटें हैं। क्या आप 7 सीटों पे लड़ना चाहेंगे? क्या आप जूनियर पार्टनर बनना चाहेंगे? 2019 की ही बात करें तो भाजपा को 2 सीटें मिली थी, अकाली दल को 2 सीटें मिली थी, तो इक्वल शेयर था। लेकिन अब क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, बीजेपी एक बड़ा दावेदारी नेशनल लेवल पे कर रहा है। यहाँ पे स्टेट में किस तरह का आपको लगता है अलायंस पॉसिबल है? और क्या आप इक्वल पार्टनर्स होना चाहेंगे या आपको लगता है कि अकाली दल जो हमेशा मजबूत रहे हैं, उन्होंने हमेशा ज्यादा सीटें ली हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये छोटा भाई बड़ा भाई वाला सिंड्रोम अब मसला खत्म हो गया। ये जब फैसले लिए गए थे उस समय जो भी स्थिति रही होगी ग्राउंड लेवल पे, उसको ध्यान में रख के लिए गए थे। परंतु जैसे लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन डाउन सिंस देन, बहुत सी स्थिति बदली है और आज के दिन जो भी समझौता होगा, मैं समझता हूं कि एक बराबर के स्तर पे बैठ के फैसला लिया जाएगा। परंतु सीट शेयरिंग की वजह से मैं नहीं समझता कि ये सीट शेयरिंग के लिए अटका हुआ है, सीट शेयरिंग को लेके फैसला होगा। पहले भी जो फैसला था पंजाब के अंदर अमन शांति भाईचारक सांझ, इसको बनाए रखने के लिए इट वाज नॉट एज मच एज अ पॉलिटिकल कोलैबोरेशन बट टू कीप यहाँ पे अमन शांति बनाए रखने के लिए पंजाब में भाईचारक सांझ मजबूत बनी रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रख के फैसला लिया गया था। और अब भी मैं समझता हूं कि जब बात राष्ट्रीय स्तर पे फैसले की आती है, इसी बात को लेकर ये फैसला जो है वहां पे दिल्ली में लिया जाएगा। जो दूसरी अलायंस है वो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। वो भी अलायंस बनते बनते दिख रही है, फिर नहीं बन पा रही है। तो ऐसे 2 अलायंसेस हैं पंजाब में जो कि चर्चा में तो रहती है पर बन नहीं पा रही है। उनको कैसे देखते हैं? आपको लगता है वो 2 ओपोजिंग आइडियोलॉजीज हैं जो कि मिलकर आ रही हैं? आइडियोलॉजी तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ ही दिवाला निकला हुआ है। ना तो आम आदमी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी है और कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति पे पहुंची हुई है, मैं समझता हूं आइडियोलॉजी के अभाव में ही आज वो एक भटकते हुए पार्टी के अस्तित्व के रूप में हिंदुस्तान में घूम रही है। और खासतौर पे दिल्ली और पंजाब के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो इसीलिए है कि आज उनके पास किसी किस्म का कोई नीति आधारित या कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। अगर आइडियोलॉजी इनके पास होती तो मैं समझता हूं आज इस विडंबना में क्यों बैठी है कांग्रेस पार्टी की। क्या वो हिंदुत्व के खिलाफ है? क्या वो लोग राष्ट्रीयता के खिलाफ हैं? आज जिस किस्म से वो भटक रहे हैं, वो कहते ना, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ना वो घर के रहे ना घाट के रहे, आज उस चक्कर में चलते हुए। और जहां तक होना ना होना, अभी मैं समझता हूं कि फॉर्मल रूप से, औपचारिक रूप से कोई शायद फैसला ना हुआ हो, परंतु कांग्रेस पार्टी एक लाचार की भूमिका जरूर आज सामने आ रही है। और मैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूं कि देखिए, पंजाब कांग्रेस के एक नेता सुखपाल सिंह खैरा आज जेल में, और एक टोटल बनावटी केस, टोटल बोगस केस जिसे मैं कहूंगा, बोगस इज द ओनली वर्ड जो इसको सही मायने में समझाता है कि सिर्फ उसको अंदर रखने के लिए हाईकोर्ट ने जमानत दी, उन्होंने फिर पकड़ के धर्दबोच के अंदर फिर कर दिया।
और कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं हो रही है कहने के लिए कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अगर आज दोबारा, आई बिलीव आज ही दिल्ली के अंदर उनकी मीटिंग बैठक होने जा रही है सीट शेयरिंग को लेके, क्या वो अपनी जुबान से नहीं बोल सकते केजरीवाल साहब को कोई मीटिंग नहीं होगी, पहले सुखपाल सिंह खैरा को उसका केस वापस लिया जाए और माफी मांगी जाए? पर वो दिवाला निकल चुका है। ये आज इनका अपना खोखलापन, मैं कल भी यही बात कर रहा था कि ये जो न्याय यात्रा है, ये नारा अपने आप में उतना ही खोखला है जितना कम से कम ये पंजाब कांग्रेस के जो लीडर हैं, इनकी नैतिकता इतनी खोखली और इतनी बनावटी है कि ये लोग आज अपने एक साथी के लिए आवाज नहीं उठा पा रहे। आज वो बिगी बिल्ली बने बैठे हैं कि उनकी सारों के फाइल्स खोली हुई हैं भगवंत मान जी ने। ये देखिए, दाद दुश्मन को भी देनी चाहिए। दुश्मन तो नहीं, हमारे तो प्रतिद्वंदी हैं आम आदमी पार्टी, पर भगवंत मान जी ने इनकी ऐसी दुखती रग पकड़ी है कांग्रेस की कि कांग्रेस आज एक उनके पालतू अपोजिशन की तरह बन के रह गई है, जेबी पॉकेट अपोजिशन, सरकारी अपोजिशन। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में मैंने सरकारी अपोजिशन आज पहली दफा देखी है कि अपोजिशन के साथ सरकार मिली हुई है और ये लोग पंजाब के भला करने की बात कर रहे हैं। किसको न्याय दिलाएंगे जब अपने खुद राष्ट्रीय स्तर के सुखपाल सिंह खैरा सिर्फ एक कांग्रेस पंजाब के एमएलए नहीं है, सुखपाल सिंह खैरा राष्ट्रीय किसान जो इनका संघ है, यूनिट है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष हैं। पर आपने इतना सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए दिखाया है, कोई उनके लिए ऑफर है बीजेपी में आने का? मेरी उनसे, देखिए मेरी उनसे बातचीत हुए भी करीबन साल 1.5 साल हो गया सुखपाल सिंह खैरा से, और मेरी कोई किस्म की बातचीत नहीं है। मैं तो एक बात जो सच्चाई है, जो सामने दिख रहा है, क्योंकि आज अपोजिशन पार्टी के तौर पे कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है। पंजाब के लोगों ने उन्होंने एक मैंडेट दिया अपोजिशन का, 18 एमएलए जिता के उनके भेजे, और आज वो बिके हुए, और बिके हुए किस बात के लिए? अपनी कमजोरियों के लिए। क्योंकि तो हर आदमी, आप गए हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, कितना आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई बदलाव आया है, या आपको लगता है थोड़ा नीचे ही गई है कांग्रेस? मैं कांग्रेस का तो नहीं कहूंगा, पर मैं कुछ लीडर्स कहूंगा कि मेरे जाने के बाद में और जिस कारण से मेरे को निकाला गया, उस कारण की बदौलत आज पंजाब के कुछ नेता पगड़ी जरूर पहनने लगे। जो काम एसजीपीसी नहीं कर पाई वो सुनील जाखड़ ने करके दिखा दिया, क्योंकि एसजीपीसी का प्राइमरी जो रोल था, मैं समझता हूं कि सिख धर्म का प्रचार करने के प्रसार करने के लिए, वो काम सुनील को कांग्रेस से निकालने के चक्कर में कर दिया। आज जो लोग जिस लायक नहीं है वो आज पगड़ी पहन के चीफ मिनिस्टर बनने के सपने देख रहे हैं। सर ये बताइए कि गुरदासपुर सीट पे सनी देओल है और ऐसा कहते हैं कि वो काफी देर तक एब्सेंट रहे। आप गुरदासपुर से हैं, आप वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। पहली बात, क्या आप एक दावेदार हैं, आप चेहरा रहेंगे, आप कंटेस्ट करेंगे 2024 का लोकसभा पोल्स? नहीं, मैं कोई इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहा। तो कौन दावेदार होगा? देखिए, दावेदार बहुत हैं। विनोद खन्ना थे, उसके बाद विनोद खन्ना जी चलो आज हमारे बीच में नहीं है, उसी के वहीं पे। सनी देओल के रहने से नुकसान हुआ है आपको, पार्टी को, वहां की जगह को? देखिए, लोगों का वोट डालने का अधिकार लोगों का है। किस मुद्दे पे, किस बात को लेके, कौन इश्यूज पे वोट डालते हैं, ये लोगों की अपनी भावना है। परंतु होना ना होना पर अगर वो नहीं भी आ पा रहे थे सनी देओल, तो मैं समझता हूँ गुरदासपुर के पर्टिकुलरली पंजाब के बहुत से मुद्दे थे जो कि लोकसभा में रखे जा सकते थे, चाहे वो उनकी जो भी व्यवस्था होगी। और वो व्यवस्था मैं नहीं समझता कि लोग इस बात से अनजान थे जब वो वोट मांग रहे थे, क्योंकि मैं उनके सामने लड़ रहा था, उसमें कांग्रेस में था। तो मैं भी ये क्या करता था, समय नहीं दे पाएंगे, फिल्म बनाएंगे, यहाँ पे आके आपकी बात रखेंगे। परंतु लोगों ने फिर भी फैसला लिया। मैं समझता हूँ ना समय ज्यादा देने के साथ साथ वो ये भी कर सकते थे कि पार्लियामेंट में पंजाब के मुद्दे रख देते, तो लोग विषयों के ऊपर लड़ते हैं। काम करने के लिए एमएलए या दूसरे लीडर शायद मिलजुल के उनकी कमी को कुछ हद तक पूरा कर देते, परंतु उनकी जो भी मजबूरी रही है, पर कम से कम उनकी फिल्म बढ़िया दूसरी जो आई है एक उसके लिए आए थे। एक्टर की चर्चा है अक्षय कुमार के, उनको भी फील्ड किया जा सकता है भाजपा की टिकट से पंजाब से। कई बार कोई ऐसी भी बात कर रहे हैं, कहीं अटकलें लगाई जा रही है, गुरदासपुर से हो सकता है। देखिए, अटकलें हैं, अटकलों का तो मैं क्या सिर पैर कोई होता नहीं करता। एक्टर को बनाना चाहिए? देखिए, ये फैसले लोगों ने करने हैं। अगर आप देखें, ये सिर्फ पंजाब तक या हिंदुस्तान तक सीमित नहीं। आप देखिए, रोनाल्ड रीगन की बात देख दीजिए, वहां भी उस किस्म के लोगों को वोट पड़ते हैं, लोग सुनते हैं। लोगों की कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करता है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो। और मैं समझता हूँ हमारे तो यहाँ पे, वो तो नेशनल लेवल के लीडर की बात कर रहे हैं, हमारे तो एक लोकल लेवल का स्टेज आर्टिस्ट भी चीफ मिनिस्टर अगर बन सकते हैं, तो क्या बुराई क्या है?
सर राम मंदिर के मुद्दे पर आते हैं। जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, हमने देखा कि किस तरह से लोग बोल रहे हैं। अभी काफी विवादित बयान दिए गए हैं। आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी अयोध्या में बम ब्लास्ट करा सकती है। कैसे देखते हैं इन बयानों को? इस किस्म के लोगों की, इस किस्म की सोच की मैं समझता हूं कि ये कलंक है राजनीति के नाम पे। इनको नेता कहना या राजनीतिज्ञ कहना मैं समझता हूं अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर एक आस्था का सवाल है, ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। क्यों बहुत सारे हर पार्टी से जुड़े हुए लोग भी आज वहां पे जाके इस बात से प्रेरित हैं। तो मैं समझता हूं इस किस्म की छोटी सोच को लेके जब भी कोई बात करता है तो वो इसी वजह से आज लोग सारे जो नेताओं को एक कोई अच्छी नजर से देखते नहीं, क्योंकि इस किस्म के लोग आजकल तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। इस किस्म की बात है, कोई सनातन धर्म के खिलाफ बोले जा रहा है, कोई राम मंदिर के लिए बोले जा रहे हैं। राम मंदिर का जो रास्ता है वो मेंटल स्लेवरी की ओर ले जा रहा है। मैं समझता हूं मेंटल कंगाली की तरफ ये उन लोगों की दिखाई दे रहा है, उनकी मानसिकता दिखाई दे रही है। इसी नाम को लेके आपको हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो हमें दी थी, हम अपनी धर्म को मानने के लिए सबको अपनी आजादी है। आपको इसमें अगर कोई धर्म मानता है, कोई भी धर्म मानता है, मैं समझता हूं किसी को इस किस्म की ओछी बात करने से लाभ क्या मिलता है, मुझे आज तक यही समझ नहीं आया। आप अपना धर्म जो आस्था है आपकी, आप उसमें अपना विश्वास रखिए। किसी और का धर्म अगर कहीं वो अपना मानता है तो करने दीजिए, प्रॉब्लम क्या है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि देखिए जब फार्म बिल्स आए उसके बाद इतना बवाल हुआ, एक बार फिर किसान कूच करने की बात कर रहे हैं और 13 फरवरी को दिन भी चुना गया है। आपको क्या लगता है कि क्या चुनौती है बीजेपी के लिए, और खासतौर पे केंद्र में और राज्य में, और किसानों को क्या आप लोग मना पाएंगे, नहीं मना पा रहे हैं? कहाँ है ये चुनौती? चुनौती किसानी अपने आप में एक चुनौती है। उस किसानी की समस्याएं मैं समझता हूं बिल्कुल जायज हैं। किसान आज बड़ी एक दुविधा में है। किसान अपने आप में, किसान एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ चुने हुए लोग मैं समझता हूं, चाहे बड़े जमींदार आप जिनको मान लीजिए उनके पास होगा, परंतु एक जो मार्जिनल जो 2-2.5 एकड़ में सारे लोग, मैं समझता हूं 80% हमारे जो किसान हैं उसी एरिया में आते हैं। आज उनके सामने बड़ी भारी परेशानी है और इसको एक चुटकी भर में दूर नहीं किया जा सकता। और जब किसान आंदोलन चला था उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सब एकजुट थे। उसे पूरे समाज का, सिर्फ किसानों का नहीं, समाज के हर वर्ग का उसको समर्थन था, लोग उनसे सहानुभूति उनके साथ थी। परंतु जब उन्होंने उसको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया और जिस तरह से पंजाब में लोगों ने उनको पूरी तरह नकार दिया, वो पंजाब जो एकजुट होकर खड़ा था किसानों के साथ में, उन्हीं नेताओं को उन्होंने बुरी तरह नकार दिया। तो मैं समझता हूं वो आज भी उनकी जो यूनिटी है वो आज बिखरी नजर आ रही है। कुछ लोग चंडीगढ़ कूच कर रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। समस्याएं कुछ हद तक दूर की गई हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बड़े विस्तृत रूप से माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने किस तरीके से बताया था कि आज करीबन 80% ज्यादा एमएसपी पे खरीद की जा रही है। पंजाब के अंदर भी देखिए कि अब की बार पहली दफा हुआ है। नॉर्मली हमारी जो चावल जोना जिसे हम बोलते हैं, धान की परचेज जो है करीबन 1,80,00,000 टन के करीब हुआ करती है, परंतु अब की बार 2,05,00,000 टन, करीबन 25 लाख टन जो है धान जो है मार्केट में आया। और उसके ऊपर जो कीमत में बढ़ोतरी की गई है करीबन मैं समझता हूँ 46 या 50% तब से लेकर आज तक उसके अंदर बढ़ोतरी की गई है। ये किसान की आमदन बढ़ाने की तरफ कदम है। तो मैं ये धीरे धीरे इसमें प्रोसेस होगा। बहुत सी मांगे हैं जो मैं समझता हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एमएसपी की गारंटी की बात हो रही है, सबसे बड़ी समस्या जो एमएसपी की गारंटी की जा रही है, पर उसके लिए जैसे पंजाब सरकार ने भी कहा था कि ऑल्टरनेट क्रॉप। आखिरी सवाल आपसे एक छोटा संक्षेप में पूछना चाहेंगे, बीजेपी आपको लगता है इस समस्या का समाधान ले आएगी? और क्योंकि एमएसपी भी एक बड़ी मांग रही है, आपको नजर आ रहा है कि आपको लगता है कि एक टकराव रहेगा और खासतौर का
पंजाब हरियाणा के किसान हैं जिस तरह से देखिए, हर किस्म की विचारधारा लोगों के बीच में होती है, परंतु लोग जो ग्राउंड पे देखेंगे कि जो काम बीजेपी कर रही है, जिस तरह से चाहे कणक हो चाहे वो धान है, एक एक दाना खरीदा जा रहा है। ये सुविधा सिर्फ पंजाब और हरियाणा में है, बाकी पूरे देश के अंदर आप अब भी देखते हैं कि धान दूसरे प्रांतों से आके पंजाब में बिकने के लिए आ रही है, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की एमएसपी के ऊपर रोक टोक नहीं है। तो ये पंजाब से मुद्दा चला था, पंजाब से इसका हल निकल के बाहर आएगा, तो हम इसके लिए प्रयासरत हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में किसान समझेंगे कि एक सशक्त लीडरशिप ही इस इश्यू को टैकल कर सकती है, और वो आज सामने कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो 2024 का चुनाव नजदीक है, कितने सीटें बीजेपी ले आएगी? देखिए, मैं भविष्यवाणी में यकीन नहीं करता। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। हम अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सुनील झाकर जो कि सीधा हमसे बातचीत कर रहे थे, कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, पंचकुला आज तक।